जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश ईज़ी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 के एक्सरसाइज। इसकी ट्रांसलेशन और इसकी समरी हो चुकी थी, तो अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले इसकी वोकेबलरी देखते हैं ग्लॉसरी एंड पे, और उसके बाद हम इसके प्री रीडिंग, व्हाइल रीडिंग और सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड के सिनोनिम्स क्या हैं? डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड। और इसी तरह मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिशियन का क्या है? सॉर्सरर्स, विजर्ड, इंचेंटर्स। हर्मेट का क्या है? सॉलिटरी, एसेटिक, ठीक है, एंकोराइट। इसी तरह डिसमाउंटेड है, उसका मतलब है गॉट ऑफ या अलाइटेड, डिसमाउंटेड, डिसेंडेड। स्पेड है, स्पेड किसको कहते हैं? बेलचे को कहते हैं। शोवल है, ट्रोवल है, स्कूप है, डिगर है, एक्सकेवेटर है। इसी तरह अप्रोच्ड है, अप्रोच के क्या होंगे? नियर्ड, एडवांस्ड, ड्रीव नियर, केम क्लोज। रिकमेंस्ड है, रिज्यूम्ड, स्टार्टेड। रिकमेंस्ड का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। रीस्टार्टेड, बिगैन, बिगैन, बिगैन अगेन, रिन्यूड, रीइंस्टेटेड। और इसी तरह है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का क्या मतलब होता है? फैला हुआ। और इसके सिनोनिम क्या है? एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड, एलोंगेटेड, लेंथेंड। इसी तरह रिवाइव्ड है, रिवाइव्ड का क्या मतलब होता है? दोबारा बहाल करना। तो ये भी सेम है कि एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड, एलोंगेटेड, लेंथेंड या रिजुविनेटेड। दोबारा रिजुविनेट, जुवेनाइल कहाँ से निकला है? ये जवानी से नहीं, इसका मतलब होता है जवानी, कि दोबारा अपने सही वक्त की तरफ बहाल होना। क्राउच्ड, क्राउच्ड का क्या मतलब होता है? झुका हुआ होना। स्क्वेटेड, नेल्ड, स्टूप्ड, हंच्ड, बेंट। थ्रेशहोल्ड किसको कहते हैं? दहलीज को कहते हैं। एंट्रेंस, डोरवे, एंट्री, गेटवे, बॉर्डर। इंटेंटली किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ तवज्जो से करना। अटेंटिवली, केयरफुली, क्लोजली, अर्नेस्टली, फिक्सेडली। तो इसी तरह अब ज़रा इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टोरी? ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टोरी? The basic function of a story is to convey meaning, teach lessons, and engage audience through narrative. Stories entertain, educate, and inspire, often exploring complex theme and emotions. स्टोरी का क्या मतलब होता है? कभी भी कोई आपको कहानी सुनाता है तो उसका यही मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपकी सोशल लाइफ के लिए निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था यूनियन इज स्ट्रेंथ। वो जो फार्मर होता है अपने बच्चों को कहता है कि ये करो वो करो, वो अकेले अकेले तो लकड़ी को तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो गट्ठा जोड़ देते हैं तो वो नहीं बना सकते। अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है? कि इत्तेफाक में बरकत है। तो इसी तरह स्टोरी कोई भी हो, इसी तरह थर्स्टी क्रो को देख लें, उससे हमें क्या पता चलता है? कि अपनी मदद आप करनी होती है। कोई भी स्टोरी होती है तो पहले तो वो हमें एंटरटेन करती है, उसके बाद वो एजुकेट करती है, कोई ना कोई हमें लेसन देती है। ये देखें ज़रा, रिकैप द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी एज डन इन द अर्लियर लेसन्स। ठीक है, ये वही सेम चीज़ें हैं, ये आपको समझ आ रही होगी। की एलिमेंट्स स्टोरी के कौन कौन से होते हैं? प्लॉट होता है। प्लॉट किसको कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं, कि कैसे कैसे ज़िंदगी चल रही है। ठीक है। कैरेक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है, कैरेक्टर ना हो तो स्टोरी नहीं बन सकती। कोई उसमें विलन होगा। प्रोटागोनिस्ट किसको कहते हैं? हीरो को कहते हैं। एंटागोनिस्ट किसको कहते हैं? विलन को, गुंडे को कहते हैं। ठीक है। स्पोर्टिंग, फिर उनके लोग भी होते हैं स्पोर्टिंग, कोई विलन के साथ होता है और कोई हीरो के साथ होता है, तो वो सारी उनकी क्या होती हैं? स्पोर्टिंग होती हैं। उसके बाद क्या है? सेटिंग है। सेटिंग हमेशा कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो किसी एक टाइम प्लेस के साथ लिखी जाती है। ठीक है, किस टाइम लिखी गई, वो जगह कौन सी थी और इन्वायरमेंट कैसा था। तो उसके बाद थीम है। अंडरलाइंग द मैसेज और आइडिया, जाहिर सी बात है, हर जिस भी राइटअप को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि
इसमें क्या थीम था, इसका मरकजी ख्याल क्या है, कोई गुर्बत पे लिखा होगा, कोई अमीरी पे लिखा होगा, कोई दुखों पे लिखा होगा, कोई, ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, थीम बन जाती हैं। उसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम और चैलेंज। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन का नाम है। ज़िंदगी किसका है, अप्स एंड डाउन्स का नाम है। मैं हमेशा कहता होता हूँ, जो हमारी ईसीजी है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो किस तरह होता है, ये जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह होता है, ठीक है, कभी भी आप उसको सीधा नहीं देखेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अप्स एंड डाउन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। किसको, अप्स एंड डाउन, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और जो डेड बॉडी होती है उसकी जो ईसीजी होती है, दिल का जो गिराफ होता है उसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो एक बात याद रखें, जो लोग ये समझते हैं कि हमें स्ट्रेट चीज़ें चाहिए तो इसके लिए मरना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो भी चीज़ होगी, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और अपने माइंड्स को इस तरह से आदी बनाएं ताकि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे एज इट इज़। कन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बाद रेजोल्यूशन है। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, जो भी, एक बात याद रखें, जो हमारे पास मामलात होते हैं जिनको हम मसाइल का नाम देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे पास हैं सिचुएशंस। वो क्या है, वो मेयर सिचुएशन है, महज सिचुएशंस है। वो जो हमारा रिएक्शन होगा, वो उनको या तो प्रॉब्लम बनाता है या फिर सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। दुनिया में हमें सिर्फ सिचुएशंस होती हैं। जितनी बड़ी सिचुएशन भी आ गई, आपने देखना है कि आप उसको प्रॉब्लम बनाते हैं या फिर सोल्यूशन बनाते हैं। तो हमेशा रेजोल्यूशन क्या होता है कि एंड पे आप उसका कैसे उसका इख्तिताम करते हैं, कि वो मसला हल कैसे करते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू है, नरेटर्स पर्सपेक्टिव है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि नरेटर अपना व्यू बता रहा है या किसी और का बता रहा है या सामने वाले का बता रहा है, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पर्सन नरेशन होता है, फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है, थर्ड पर्सन नरेशन होता है। ये इसको देखें जरा, थर्ड, बीइंग सिविल विद अदर्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, ठीक है। इन इस्लाम, बीइंग सिविल एंड काइंड टू द अदर्स इज कंसीडर्ड अ वाइटल पार्ट ऑफ faith. The Quran emphasizes the treating others with the compassion, respect and justice. तो हमेशा बात याद रखें कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, तहजीब का नाम है। और हमेशा ये इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, अकीदे का हिस्सा, फेथ का हिस्सा समझा जाता है कि दूसरों के साथ क्या करें आप, रिस्पेक्ट से पेश आए। इसी तरह मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वासिफ अली वासिफ ने कहा था शायद, कि वो इस्लाम किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते पर कांटा हटाने से भी सवाब मिलता हो, ठीक है। तो मज़हब कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये फिर इंसान के जो मेंटल नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि फिर वो कहीं से कहीं चली जाती हैं। इसी तरह कुरान क्या कहता है, ये देखें, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsani व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब तर्जुमा देखें, इंडीड, बेशक, अल्लाह कमांड्स द जस्टिस, अल्लाह किस चीज़ को, इंसाफ का हुक्म देता है, ग्रेस का देता है, रिस्पेक्ट का देता है, एज वेल एज जनरॉसिटी टू क्लोज द रिलेटिव। और किस चीज़ का हुक्म देता है, सखावत का हुक्म देता है। आप देख लें, अगर आप सखी हैं तो सारे आपके करीब होंगे, अगर आप कंजूस हैं तो जाहिर सी बात है किसने करीब आना है। ही फॉरबिड्स इनडिसेंसी, और वो बद अखलाकी को क्या करता है, मना करता है। विकेडनेस, किसको, बुरे कामों को मना करता है। एंड एग्रेशन, गुस्से से भी वो मना करता है। ही इंस्ट्रक्ट्स यू टू परहैप्स यू विल बी माइंडफुल, वो आपको हिदायत देने के लिए तैयार है कि शायद आपको हिदायत मिले। जी, नेक्स्ट देखते हैं, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्री। जाहिर सी बात है, इस्लामिक हिस्ट्री में भी तो मैंने एक लिखी हुई है, मिसाल के लिए आप हजारों लिख सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद काइंडनेस टू हिज एनिमी अबू जहल्स डॉटर, उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया था। फिर उस सलूक को देख लें कि जो उन पे कूड़ा फेंकती थी उनके साथ क्या किया था, ठीक है। कहते हैं, इस पे भी उलमा तो कहते हैं कि ये बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप गजवा, किसी भी गजवा के मौके पर देख लें कि आपने कुफार को पकड़ा तो कैसे माफ कर दिया, ठीक है। तो ये कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं, गेस द थीम ऑफ द स्टोरी, ठीक है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज लिविंग इन द प्रेजेंट, ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपैशन एंड द काइंडनेस। द स्टोरी emphasizes the value of being mindful of the current moment, treating others with the kindness and recognizing the
इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल पीपल। जाहिर सी बात है, इस स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये करंट मोमेंट की बात कह रही है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि ना तो हम माजी में जी सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर में जी सकते हैं, कि जो मौजूदा लम्हा है हम सिर्फ उसी में जी सकते हैं। हैज़ एनी क्वेश्चन बॉदर स्टूडेंट्स माइंड फॉर लॉन्ग? देखें, while not specified in the story, the students may relate to the question like what is purpose of life, how can I make the right decision, or what is the truly important. These questions can bother students mind for a long time. ये जो while question होते हैं, while question को एक तरीके के थ्रू आपने देखना है कि उस वक्त वो किस पेज पे लिखा हुआ है और कितना हम पढ़ चुके हैं, तो उस वक्त फिर उसके मुताबिक आइडियाज आते हैं। ठीक है, अब देखें, हैज एनी स्टूडेंट एवर कम इनटू द कांटेक्ट विद अ hermit? Unlikely, hermits are rare and typically live in solitude away from the urban areas. कहते हैं लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मुश्किल है। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता हो कोई इस तरह का वाइज इंसान आपकी लाइफ में है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। Why did the king put on simple clothes? The king put on simple clothes to disguise himself, allowing him to approach the hermit without being recognized as royalty. ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि वो फोक को पसंद करता है, FOL के फोक, और वो आम लोगों को पसंद करता था। हर्मेट अगर ये बादशाह के लिबास में जाता तो वो इसको प्रेफर ना करता, इस वजह से बादशाह ने क्या किया, सादा लिबास पहना। What did the king say to the wise man? The king asked the wise man, Hermit, how can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need and whom I should therefore pay more attention than the rest? And what affairs are the most important need of my first attention? तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनके आंसर वो बादशाह मालूम कर रहा था, और यही एज इट इज़ उसने उससे पूछे थे। तो क्या थे, यही उसने सिंपल क्वेश्चन किए थे उससे। What made the king feel happy? The king felt happy when he made peace with his enemy. ठीक है, एंड पे वो क्या कर देता है, बादशाह दुश्मन को माफ कर देता है, उससे अमन बनाता है। द एनमी हु वाज वुंडेड रिकवर्ड, और फिर वो जो इंसान जख्मी था वो भी उसकी भी तबीयत ठीक हो जाती है। द किंग गेन्ड अ न्यू फ्रेंड एंड लॉयल सर्वेंट, और फिर किंग को क्या मिल जाता है कि उसे एक नया मुलाजिम मिल जाता है जो कि एक वफादार बन जाता है। ठीक है, द किंग्स हैप्पीनेस रिजल्टेड फ्रॉम रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, शोइंग कंपैशन, कि एक तो उसका तनाज़ा हल हो गया, फिर शोइंग कंपैशन, उसने हमदर्दी का मुजाहरा किया, एंड फार्मिंग अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद समवन ही प्रीवियसली कंसीडर्ड एन एनमी। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एक दुश्मनी का ताल्लुक दोस्ती में बदल गया। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन द लाइफ ऑफ ए मैन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन द लाइफ इज नाउ। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि मौजूदा लम्हा। ठीक है, अगर आप डिप्रेस हैं तो आप माजी में जी रहे हैं, अगर आप एंक्शियस हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो आप इसका मतलब है फ्यूचर में जी रहे हैं। अगर आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में हैं तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं, करंट लम्हे को जी रहे हैं। तो इसलिए जो नाउ है, जो प्रेजेंट वक्त होता है, यही सबसे बड़ी चीज होता है। एज स्टेटेड बाय द हर्मिट इन द थ्री क्वेश्चंस, this emphasizes the value of living in the present moment. ठीक है, the past is gone and the future is uncertain, but the present is where we hold the power. But focusing on now, we can make meaningful decision and show kindness to the others. ठीक है, तो हम कैसे किसी के साथ, अगर हम अब के लम्हे, नौ के लम्हे में जिए, तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होंगी जो मीनिंगफुल हो जाएंगी, उनका कोई मान ही नहीं कहलाएगा। बहुत सारे लोग जो डिप्रेस होते हैं वो इसी चीज़ में जी रहे होते हैं, या तो कल का सोच रहे होते हैं, या फिर कल का, या तो आने वाले कल का, या फिर गुजरे हुए कल का। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड डिस्कस द थ्री क्वेश्चन ऑफ द किंग वांटेड टू आंसर फॉर। द किंग सॉट, ये सॉट जो है ये मोस्टली लोगों को कंफ्यूज करता है। ये सीक की सेकंड फॉर्म है, SEE के जो लफ्ज होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है सॉट, और उसका मतलब होता है तलाश करना। द किंग
sought answers to three questions: the right time to do things, the most important people, and the most important task. He wanted to ensure success in all endeavors. These questions troubled him deeply. ठीक है, उसके क्या क्वेश्चन थे? एक तो वो टाइम जानना चाहता था हर वक्त हर चीज़ को करने का। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल कौन कौन से हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन सा है, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। Was the king happy with the answers he got from the people? The king received varying answers from the wise men, leaving him unsatisfied. Each answer conflicted with others, confusing the king. आपको शुरू शुरू में चैप्टर याद होगा, जब उसने लोगों को बुलाना शुरू किया तो हर किसी ने डिफरेंट जवाब दिए, लेकिन कोई भी किंग को सेटिस्फाई ना कर सका। थर्ड देखें, डिस्क्राइब द रीजन दैट लेड टू द किंग टू द hermit. Seeking clarity, the king visited a renowned hermit. He hoped to find the answers to his troubling questions. तो हुआ क्या, उसको आंसर नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से ये वजह थी कि उसे किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा हर्मिट है जो दाना आदमी है, उसके पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। तो इस वजह से बादशाह ने क्या किया, उसके पास चले गए। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग अप्रोच्ड हिम। ठीक है, बताएं कि वो क्या कर रहा था। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट व्हेन द किंग अप्रोच्ड हिम। ही वॉज फ्रेल एंड वीक। वो बहुत कमजोर था। जब ये उसके पास गया तो वो अपनी झोंपड़ी के सामने क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था। Who was the wounded man and how was he wounded? The wounded man was the king's enemy seeking revenge. He was wounded by the king's bodyguard. ठीक है, तो वो उसका वेट कर रहा था। जब निकला तो बॉडीगार्ड ने, उसके किंग्स के बॉडीगार्ड ने उनको उसको पहचान लिया और फिर उन्होंने मारा, तो उसी से ही वो जख्मी हुआ था। Explain why did the wounded man tell the king that he forgave him? The wounded man forgave the king because the king saved his life. Gratitude replaced and revenge. वो मारने तो इस वजह से आया था क्योंकि बादशाह ने उसके भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी सीज की थी, लेकिन अब उसे यहाँ आके फील हुआ ये तो बादशाह ने मेरी जान बचा ली। ठीक है, फिर हजार ख्यालात आते हैं कि मेरे भाई को अगर मारा था तो उसका कसूर होगा या वट एवर। ठीक है, तो फिर जब उसकी जान बचा ली गई तो वो फिर शुक्राने के तौर पे उसने क्या किया, उस चीज को वो भूल गया कि कोई बदला मैं नहीं लूंगा। 7. Evaluate how did the noble deed of helping the hermit save the king's life. ठीक है, helping the hermit led the king to save his enemy's life, ultimately saving his own. सीधी सी बात है, देखें, अगर ये इधर ना होता तो वो उस पे अटैक करता तो ये खुद मर जाता, लेकिन ये हर्मिट के पास आ गया तो फिर उसके गार्ड्स ने देख लिया। ठीक है, तो फिर इस वजह से ये बच गया बादशाह। एनालाइज, how did the hermit provide answers to the three questions? The hermit answered through actions. The right time is now, important people are those present, and kindness is the key task. उसने 3 से 4 दफा पूछा, हरमेट ने कोई जवाब नहीं दिया। हरमेट वेट करता रहा, जब वो बंदा आया तो उस वक्त फिर हरमेट ने बताया, देखो जो मौजूदा लम्हा है, नौ है, ये सबसे कीमती वक्त है, और जो सबसे अहम लोग हैं वो हैं जो तुम्हारे साथ हैं, और जो सबसे अहम काम होता है वही होता है जो अपने मौजूदा लम्हे में करना होता है। डज द स्टोरी हैव इंस्पायरिंग undertone? The story inspires self reflection, compassion, living in the moment. It teaches valuable lessons, लाइफ लेसन्स। जाहिर सी बात है, अगर आपको भी ये चीज़ आप देख लें, इसमें इंस्पायरेशन है कि अगर जीना है तो कैसे जीना है, और अगर मामलात हल करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, are you inspired enough to follow the lessons of forgiveness, kindness, and ready acceptance of what comes in our way? Readers are encouraged to apply the lessons of forgiveness, kindness, and acceptance in their lives. Embracing these values foster the personal growth and harmony. जाहिर सी बात है, अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें तो ज़िंदगी प्यारी गुजरेगी। लोगों के साथ रहम दिली से पेश आएँ, उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। ठीक है, और फिर वैल्यूज़ देखें, फोस्टर द पर्सनल ग्रोथ, और ख़ुद को भी ग्रूम करें। होता क्या है आजकल के लोगों का, आप देख लें, आप में से किसी से भी पूछा जाए कि आईफ़ोन का या मोबाइल का कौन-सा मॉडल चाहिए आपको, आप वो बताएँगे जो आज का सबसे लेटेस्ट होगा। चलो आईफ़ोन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि आईफ़ोन
जिसको आजकल ज़रा एलीट क्लास के लिए समझा जाता है। तो आईफ़ोन को देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँगा आपको कौन-सा मॉडल चाहिए तो आप कहेंगे मुझे 15 चाहिए क्योंकि आजकल वही नया चल रहा है, आगे तो जितने निकलते जाएँगे। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आप लोगों को मोबाइल का वर्ज़न जो है वो अपडेटेड चाहिए और आपको लैपटॉप का वर्ज़न है अपडेटेड चाहिए, गाड़ी का वर्ज़न है वो अपडेटेड चाहिए, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि हम खुद को अपडेट क्यों नहीं करते? क्या हम नई स्किल सीखते हैं? हमारा टीचर है, वो भी उसी तरह स्टबर्न है, वो अथॉरिटेटिव होना चाहता है, क्लास के बच्चों के साथ वो उसी तरह डंडे से पेश आना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे माना जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला एक और दौर था, अब का जो दौर है बच्चे के साथ आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहना होगा ताकि पॉजिटिव और म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन बाय द किंग अनाउंसमेंट ऑफ द ग्रेट रिवार्ड। किस चीज की, जब उसने कहा था कि इन 3 क्वेश्चन के जो आंसर करेगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको एक इनाम दूंगा। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ मैन केम टू द किंग फॉर आंसर लर्न। ठीक है, ये लेसन में मेंशन्ड है, तो कौन से बहुत आलम फाजल सीखे हुए लोग हैं उसके जवाब देने के लिए। स्ट्राइक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन नॉट सजेस्टेड एज एन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन साइंस वारफेयर रिलीजियस सर्विस। ठीक है, तो ये बात मेंशन नहीं हुई। अब देखें मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स को देख लें, मॉडल वर्ब्स इतना प्यारी चीज है, ये जो लोग इनका सही इस्तेमाल जानते हैं ना, समझें वो इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, इसको उम्मीद काफी आपको समझ आएगी। जस्ट एज द किंग्स लाइफ वाज सेव्ड बाय द हेल्पिंग द hermit, similarly connected to the idea are special kind of helping verbs which are discussed as under। अब देखें मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझें। मॉडल verbs are special kind of helping verb that include can, must, may, might, will, would, should। ये सारे क्या हैं, मॉडल verb हैं। They are used with the main verb to express the ability, obligation, possibility, willingness। ठीक है, अब इस बात को जरा समझना है कि ये जो विलिंगनेस है या वट एवर, ये किस चीज़ को, एबिलिटी को शो करते हैं या फिर ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं, कमांड को कहते हैं। पॉसिबिलिटी के कोई चीज़ कितना मुमकिन है, विलिंगनेस के कितना कोई करना चाहता है। ठीक है, thus signifying the mood of the subject, below is the list of showing most useful modal verbs and the most common। ये नीचे तो हम आते हैं, जरा मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है, इसको जरा देखते हैं। देखें आपको लगेगा ये मैंने तीनों एग्जांपल जो लिखी हुई हैं इन सब का एक मतलब है। इसमें मैं आपको समझाना असल में क्या चाह रहा हूँ। स्मोकिंग causes कैंसर, स्मोकिंग may cause कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए इसमें एक में मैंने क्या लिखा है, सेंटर वाले एग्जांपल में मैंने लिखा है मॉडल वर्ब में। अब देखें ये जो हमारे पास सेंटेंस है स्मोकिंग causes कैंसर, एक बात याद रखिएगा, जो भी हम जनरल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है ये ऑब्लिगेशन हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है। अब देखें इस सेंटेंस के मुताबिक स्मोकिंग causes कैंसर, इसका मतलब है कि whosoever smokes should have कैंसर, कि जो दुनिया का हर इंसान सिगरेट पीता है उसे कैंसर होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को तो कैंसर नहीं होता। तो ये जो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ये हम क्या साइंटिफिक ट्रुथ्स लिखते हैं मैक्सिमम, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि स्मोकिंग काजेज कैंसर। अब ये क्या हो जाता है, ये क्लेम हो जाता है अगर हम कहते हैं स्मोकिंग काजेज कैंसर। तो हमेशा इसीलिए हम फिर मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं ताकि किसी चीज में पॉसिबिलिटी और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और नरमी रखे जाए। अब इसी के बरक्स जब हम ये दूसरा सेंटेंस देखते हैं स्मोकिंग मे काज कैंसर, अब इसका मतलब क्या है कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी जो है वो कैंसर का सबब भी बन सकती है। अब इसमें क्या आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, इसी तरह समझने के लिए होती है कि कौन सी मॉडल वर्ब कहाँ पे लगाना है। तो अब देखें ऊपर वाले का क्या मतलब था और नीचे वाले का, इसमें आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब देखें नीचे जो मैंने लिखा हुआ है ये फिर मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये सेंटेंस भी ठीक है, उसमें तो कैंसर का लिखा गया है ना फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन इसमें क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, अब ये भी 100% ट्रू है क्योंकि मेडिकल साइंस ये साबित कर चुकी है
कि दुनिया का कोई भी इंसान जो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग से आपकी बॉडी पे बुरे असरात पड़ते हैं और सर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक पड़ते हैं, तो ये भी रियलिटी है। तो मॉडल वर्ब्स का आपको समझ आ गई होगी कि हम जो साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं वो उन टेंसेस में बताते हैं, मॉडल वर्ब्स किस चीज़ को, पॉसिबिलिटी को बता देती है, ऑब्लिगेशन को बता देती है। ठीक है, अगर आपको ये फिर भी समझ ना आया हो, थोड़ा वीडियो पीछे करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब कौन सा मॉडल वर्ब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैन किस चीज़ के लिए, एक्सप्रेस एबिलिटी, कि जो कोई भी काम करने की जब आप में एबिलिटी या ताकत होती है उसे क्या कहते हैं, उस उसे हम कैन से, आई कैन स्पीक अ लिटल रशियन। ठीक है, आई कैन स्पीक अ लिटल रशियन। इसी तरह कैन है, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसके लिए, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, कैन आई ओपन द विंडो। तो यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे वो एबिलिटी के लिए था और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट के लिए। इसी तरह मे को देखें, मे भी एक्सप्रेस किस चीज़ के लिए होता है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, आई मे कम एन, कम एन, मे आई कम एन सर। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। इसी तरह मे रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे और कैन अल्टरनेटिवली भी यूज़ होते हैं, मे आई सिट डाउन, कैन आई सिट डाउन प्लीज़। ठीक है, तो ये सेम हो जाते हैं, इनमें से आप कोई यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मस्ट को देखें, टू एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ नमाज होती है, तो फ़र्ज़ नमाज को अगर हमने इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। तो वो चीज़ जो ज़रूरी करनी हो, आई मस्ट गो नाउ, मुझे लाजमी जाना होगा। तो ऑब्लिगेशन कैसे होती है, मस्ट क्या है, ये आपको ऑब्लिगेशन और लाजमी किसी भी चीज़ का इम्पॉर्टेंट होना बताता है। मस्ट को देखें दोबारा, एक्सप्रेस स्ट्रांग बिलीव, किस चीज़ को, किसी भी चीज़ के बारे में जो आपका पुख्ता अकीदा होता है उसको भी ज़ाहिर करता है। शी मस्ट बी रियली हंग्री बाय नाउ। ठीक है, अब ये देखें एक्सप्रेशन कैसे हैं, एक स्ट्रांग बिलीव पे है। शुड, टू गिव एडवाइस। ठीक है, शुड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नसीहत के लिए। यू शुड अवॉइड द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये नसीहत के लिए इस्तेमाल है, तो तुम्हें बहस से हमेशा गुरेज करना चाहिए। वुड देखें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट और ऑफर, या तो ये दरखास्त के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, या फिर आपने किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करनी हो। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है कोई चीज़। वुड इसी तरह इन इफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। इन इफ सेंटेंसेस क्या है, जिसमें अगर वगैरह आ जाए। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी, अगर मैं तुम होता तो मैं माजरत कर लेता, अगर मैं तुम होता तो मैं माजरत कर लेता। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि ये अगर मगर और काश ना होते तो हमारी दुनिया में कोई भी ख्वाब अधूरा ना होता। ठीक है, ये अगर मगर वाला जो सीन होता है ना, और स्पेशली ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक के स्टूडेंट्स, ये ऐसा होता है कि इफ, काश, आई, वुड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होती हूँ या नहीं वो तो एक अलग बात है, हर किसी की अपनी सिचुएशन है। ये अगर मगर और काश ना होते तो हमारी जिंदगी में हर चीज़ ख्वाब ना होती, रियलिटी होती। अब जरा देखते हैं आगे, मॉडल वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब। ठीक है, ये क्या है, दूसरे वर्डों की तरह नहीं है। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, स्पेलिंग एंड दे हैव नो इनफाइनाइट और पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये ना तो इनके इनफाइनाइट है ना पार्टिसिपल। द मॉडल्स मस्ट and can need substitute verb to express the obligation or ability to the different tenses। होता क्या है, इनको किस चीज की जरूरत होती है, सब्स्टिट्यूट वर्ब की जरूरत होती है। इनके आगे वर्ब होगा तभी हमें समझ आएगी कि बात कंप्लीटली क्या हो रही है। ठीक है, फ्यूचर को देखें जरा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, हैव टू। और इसी तरह इन्फिनेटिव क्या है, ये भी टू गो हो गया। ठीक है, टू हैव हो गया, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। पास्ट सिंपल को अगर देख लें, आई कुडंट, वाजंट एबल टू। अब देखें कुडंट और वाजंट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो मॉडल वर्ब है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं, किसी भी तरह आप इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अगर हो तो आई हैवेंट बीन, ये वही स्ट्रक्चर है। कैन यू हेल्प, क्या आप हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, मॉडल वर्ब है। और कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, कोड हमेशा पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, और फ्यूचर देखें, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू कम योर पार्टी।
ठीक है। अब ये विल शेल को भी यही समझा जाता है कि ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो विल और शेल भी जहां आ जाए ये मॉडल वर्ब है, और इन्हीं का पास्ट फॉर्म क्या होता है, विल का वुड है और शेल का शुड है। अब देखें इन्फिनेटिव को, आई वुड लव टू बी एबल टू प्ले द पियानो। इन्फिनेटिव इसमें क्या है, टू बी है, टू प्ले है, ठीक है। तो और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है इसमें, वुड। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के लिए एक और वर्ब भी यूज होता है, उसे कहते हैं कॉप्यूला, ठीक है। तो कभी ये वर्ड भी आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही नाम है। दे डू नॉट नीड एन एडिशनल ऑक्सिलरी एंड द नेगेटिव्स आर क्वेश्चन, जिनको नेगेटिव और उसमें ज्यादा मजीद जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मस्ट आई कम, ठीक है, मस्ट आई कम। तो मॉडल्स आर ऑक्सिलरी और कप्यूला, ये क्या होते हैं, कप्यूला किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, मैं बता चुका हूं पहले। दे डू नॉट नीड एडिशनल ऑक्सिलरी, और इनके साथ मजीद ये नहीं लगाने होते हेल्पिंग वर्ब वगैरह। अब देखें मस्ट आई कम, क्या मुझे आना है, डू आई मस्ट कम, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गलत है, क्योंकि ये एडिशनल हम पढ़ चुके हैं कि ये एडिशनल हमारे पास नहीं आने चाहिए इसमें। और इसी तरह ही शुडंट स्मोक, ये तो हो गया। अब इसी तरह अगर ये आ गया कि ही डजंट शुड स्मोक, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह के ये सेंटेंसेस नहीं होते। आगे देखें, द काइंड दिस काइंड ऑफ यूज इज रॉन्ग, कि ये क्या है, गलत है। अब देखें यहाँ पे, यू स्पीक फ्रेंच ओनली अ फ्यू वर्ड्स बट माई इंग्लिश इज प्रिटी गुड, ठीक है। कैन यू स्पीक फ्रेंच ओनली अ फ्यू वर्ड बट माई इंग्लिश इज प्रिटी गुड, ठीक है। तो क्या है, कैन यू स्पीक फ्रेंच। और कैन या कुड के बारे में एक बात याद रखिएगा, मैंने इधर कैन क्यों लगाया है। तो एक बात याद रखिएगा, एबिलिटी के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं, हमने कुड क्यों नहीं लगाया, मेरे हिसाब से क्योंकि ये इज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या लगाया है, कैन लगाया है। यू ईट सो मच स्वीट इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्या है, यू शुडंट ईट सो मच स्वीट। हमने पढ़ा था एडवाइस के लिए क्या होता है, शुड इस्तेमाल होता है। और इसी तरह आई टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज 2 ईयर, आई कुड टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज। अब मैंने यहाँ पे कुड क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वाज आया है, मुझे पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। मोस्टली आपको हिंट दिए हुए होते हैं। आई हेल्प यू बट आई डोंट वांट टू, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसके साथ हमने कैन ही लगाना है। इसी तरह यू ओपन द विंडो प्लीज, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज। आप किसी को माजी में हुक्म नहीं दे सकते, ना ही फ्यूचर में हुक्म देते हैं। तो जो आपके सामने बैठा होता है उसको प्रेजेंट टाइम में ही दिया जा रहा होता है। अब ये जो सेंटेंस है, ये मुझे भी बताइएगा कमेंट में, या तो ये मिस प्रिंट है या फिर इसमें कोई गलती है। इफ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू बीट मी बिफोर टू लॉन्ग, यू विल बी एबल टू बीट मी बिफोर टू लॉन्ग। अब बिफोर टू लॉन्ग ये मेरे लिए सेंस नहीं बना रहा, लेकिन ये अगर इसमें ये डाल दिया जाए विल बी एबल टू, तो आगे बिफोर टू लॉन्ग की समझ नहीं आ रही। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा, या तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई गलती है। इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन आर द ब्रिजिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, चीज़ों को आपस में मिलाना। दैट लिंक अदर वर्ड, जो दूसरे अल्फाज को मिलाते हैं। फ्रेजेस या फिर फ्रेजेस को मिलाते हैं, और क्लाजेस या फिर क्लाजेस को मिलाते हैं। इन द सेंटेंस मेकिंग इट कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड कोहेरेंट। इन अ सेंटेंस, तो इनका काम क्या होता है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और इन्हीं से ही आपको समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, येट, आर, बिकॉज, नॉर, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, वेयर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सारे कंजंक्शन। अब आगे देखते हैं, शी बॉट अ शर्ट एंड बुक एंड अ बुक। अब देखें शर्ट एंड बुक को कौन सी चीज मिला रही है, एंड मिला रही है। यहाँ पे ये वर्ड्स को वर्ड्स को मिला रहा है, नाउन्स को मिला रहा है। शी वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज शी वाज इल। अब ये देखें, ये शी वेंट टू द डॉक्टर एक क्लास है, शी वाज इल ये भी एक डॉक्टर है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज किस चीज को मिला रहा है, दो क्लासेस को मिला रहा है। शी केम बट शी वाज वेरी लेट, यहाँ भी क्लासेस को मिला रहा है। शी केम और शी वाज वेरी लेट, ये दो क्या है, क्लासेस हैं। इसी तरह देखें, ही ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट इन इमरजेंसी सिंस ही वाज इन द
एक्सेसिव पेन, ठीक है, यहाँ पे भी सेंस क्या बना रहा है, वही क्लास को मिला रहा है, लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे इनकी टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटिंग की। यूजिंग द कंजंक्शन हेल्प्स फॉर्म एलिगेंट एंड फ्लोइंग प्रोज व्हाइल अवॉइडिंग द इनकोहेरेंस एंड सिंगल आइडिया सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है, ये एक सिंगल आइडिया में आपको बता देता है अवॉइडिंग से। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, ईद अच्छी गुजर गई लेकिन, बात लेकिन पे खत्म होती है। अब जब मैं लेकिन कहता हूँ, लेकिन का हमें पता है कि ये तो अपोजिट सिचुएशन बताता है हमेशा। ईद अच्छी भी गुजर गई, लेकिन बात लेकिन पे खत्म होती है। तो इसी तरह लेकिन जो होता है हमेशा अपोजिट सिचुएशन बताता है, ये चीज़ कोहेरेंट बनाती है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ों का मिला हुआ होना। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखते हैं जरा। टाइप ऑफ कंजंक्शन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जिनके साथ हमेशा इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और यही कंजंक्शन से ही हमें पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है। कौन कौन से हैं, एंड है, नार है, आर है, सो है, ये सारे क्या है, इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज इक्वल की चीजों को मिलाती हो। बी इट वर्ड्स, फ्रेज आर इंडिपेंडेंट क्लासेस, खा वो वर्ड्स हूँ या फ्रेज हूँ या फिर वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हूँ, ये इन चीजों को, बराबर की चीजों को मिलाती है। अब देखें, ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक अ शॉर्टकट। ठीक है, अब ये देखें कैसे सेंटेंस मिला रहा है। यहाँ पे सो क्या है, कंजंक्शन है, और कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इधर देखें, हर फेवरेट कलर वर पर्पल एंड रेड, हर फेवरेट कलर वर पर्पल एंड रेड। अब देखें, एंड यहाँ पे किस चीज को मिला रहा है, यहाँ पे दो नाउन्स को मिला रहा है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, या तो ये क्लासेस को मिलाते हैं या फ्रेजेस को, या फिर नाउन्स को या थिंग्स को मिलाते हैं। इसी तरह ओवरऑल आर 7 coordinating words which can be easily memorized by the simple mnemonic fanboys, which are as follows। तो fanboys, अगर ये वर्ड आप याद कर लें तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हैं। एफ से फॉर है, और ए से एंड है, एन से नार है, बी से बट है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं बच्चे, ये जो बी है बिकॉज लिख देते हैं। बिकॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो बी है ये क्या है, बट है। ओ आर के लिए है, वाई येट के लिए है, एस सो के लिए है। अब एग्जांपल देखें, आई वांट अ ड्रिंक और अ जूस विद लंच। अब देखें, आर यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। शिरले राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स, ये वही चीज, यहाँ पे भी कंजंक्शन, ये दो चीजों को मिला रहा है। अब देखें, वांट अ ड्रिंक हो गया या अ जूस विद लंच हो गया, तो ये क्या है, दो फ्रेजेस हैं। ठीक है, यहाँ फ्रेजेस को मिला रहा है, नीचे नाउन्स को मिला रहा है। थर्ड को देखते हैं, आई कैन गो विद यू टू द डॉक्टर बट नॉट टू द हेयर ड्रेसर। अब देखें, बट यहाँ पे क्या क्लासेस को मिला रहा है, ठीक है, बट नॉट टू द हेयर ड्रेसर। तो यहाँ पे क्लास को मिला। अब देखें, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिंक अ डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। Words such as because, since, after help to show the relationship between the two clauses and emphasizes the main idea of the freestanding or independent clause। freestanding dependent clause और इंडिपेंडेंट क्लास का हमें कैसे पता चलता है, सिंपल कंजंक्शन को देख लिया करें। अगर कंजंक्शन फैन बॉयज में से हैं तो वो दोनों जो क्लास हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर फैन बॉयज के अलावा हैं तो उसमें जो फैन बॉयज से, बिकॉज से, आफ्टर से, सिंस से शुरू हो रहा होगा, वो जो होगा हमारा डिपेंडेंट क्लास होगा। उसके बगैर वाला हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगा। अब देखें, सम ऑफ द कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर्म एंड अदर इजी टू। अब देखें, रिमेंबर फॉर द निमोनिक ऑन अ वाइट बस। आना, अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखना है तो आप उसके लिए फैन बॉयज लफ्ज याद रख लें। अगर आपने इनको याद रखना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, तो इसके लिए आप ऑन अ वाइट बस कर लें। ठीक है, ऑन अ वाइट बस को अगर आप करते हैं, ओ से क्या है, वंस है, ओनली इफ है। एन से क्या है, नो दैट है। ए से क्या है, एज है, आल्दो है, और आफ्टर है। इसी तरह डब्ल्यू से क्या है, वाइल है, व्हेन है, वेयर एज, वेन एवर, वेयर एवर, वेदर है। और इसी तरह एच से क्या है, हाउ है। आई से इफ है, इन केस है, इन ऑर्डर टू है, इन द इवेंट दैट है। और इसी तरह टी से क्या है, दो है।
ई से इवन इफ है, इवन दो है, बी से बिकॉज है, बिफोर है, यू से अनलेस अनटिल है, एस से सो है, सो दैट है, सिंस है, सपोजिंग है। तो ये सारे क्या है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब एग्जांपल ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, अब सेंटेंस को देखते हैं। बिकॉज इट वाज स्टॉर्मी ही हैड टू कैंसल आवर जर्नी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था। अब देखें, वी हैड टू कैंसल आवर जर्नी, ये क्या है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज से जो शुरू हो रही है हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। फैन बॉयज के अलावा, फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज के अलावा जो भी सेंटेंस जिस कंजंक्शन से शुरू हो रहा होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है। My curtains were all wet after leaving the windows ajar last night. अजार का क्या मतलब होता है, जब आप दरवाजे को बंद करते हैं और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रह जाए तो उसे कहते हैं अजार, थोड़ा सा दरवाजे के खुले होने को। और इसी तरह विंडो अजार का क्या मतलब है, थोड़ी सी विंडो खुली रहेगी। बहरहाल, माई कर्टन वर ऑल वेट, कर्टन्स वर ऑल वेट, ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर के बाद जो शुरू हो रहा है, आफ्टर लीविंग द विंडो अजार लास्ट नाइट, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह अनलेस है, आई गेट ओवर माई फेयर ऑफ ब्लड आई विल नेवर बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, आई विल नेवर बिकम अ डॉक्टर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और अनलेस से शुरू जो हो रहा है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। अब इसी तरह एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जिस तरह चोली और दामन का साथ होता है, ये भी इसी तरह एक दूसरे के साथ आते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, हमेशा साथ आते हैं। अब देखें, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क इन पेयर टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स और फ्रेज दैट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस विद द सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों की एक जितना अहमियत होती है, इस वजह से ये इस्तेमाल होते हैं। लाइक आइदर आर, सच, दैट एंड नॉट ओनली बट आल्सो। There is a relationship between two elements of the pair signifying the matching or contrasting the ideas. For example, ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखते हैं। यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वनीला। अब देखें, इधर आइदर आ गया और इधर वनीला आ गया, दो ऑप्शन हो गए, दोनों बराबर के थे, तो इस वजह से आइदर और आर आ गया। ही नॉट ओनली प्लेज बट आल्सो द ड्रम्स। ठीक है, ना तो ना कि वो सिर्फ गिटार बजाता है बल्कि ढोल भी पीटता है, दोनों बराबर के ऑप्शन है। तो ये देखेंगे आप, सारे एक साथ आते हैं दोनों। तो इसी तरह इधर आर होता है, ना इधर नार होता है। तो ये देखते हैं, डू यू वांट टू आइदर कॉफी और टी, डू यू वांट आइदर कॉफी और टी, प्रेजेंट अल्टरनेटिव। जब आपके पास चॉइस हो, अल्टरनेटिव के लिए आइदर और आर यूज होता है। नाइदर और नार कहाँ होता है, आई हैव नीदर मनी नॉर टाइम निगेट्स द अल्टरनेटिव। आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव हो, जितने ऑप्शन हो, सबको मनफी करने के लिए क्या नीदर और नार इस्तेमाल होता है, लेकिन दो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइदर आर भी दो के लिए इस्तेमाल होता है, नाइदर नार भी दो के लिए इस्तेमाल होता है, जब आपके पास दो चॉइसेस हो और दोनों में से कोई ना हो। नॉट ओनली और बट आल्सो को देखते हैं। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो टैलेंटेड। ठीक है, अब देखें, एम्फसाइज और एडिशन। एम्फसाइज और एडिशन की एम्फसाइज किससे निकला है, स्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, कि किस चीज पे ऐड किया जा रहा है या कौन सी चीज उसमें जमा की जा रही है। सो एज ही रन सो फास्ट एज ही इज फ्लाइंग। ठीक है, तो कैसे, इंडिकेट द सिमिलैरिटी आर द प्रोपोर्शन। ये एक ही चीजों को, सिमिलैरिटी किसको कहते हैं, एक ही चीजों को ये शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेदर आर, आई एम अनश्योर वेदर टू गो और स्टे। ठीक है, अब देखें, कौन सी अनसर्टेन सिचुएशन के लिए जो यकीनी सिचुएशन है, प्रेजेंट्स द अल्टरनेटिव विद द अनसर्टेनिटी। बोथ एंड, आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो बोथ कहीं पे आ जाए तो आगे आपने उसके एंड इस्तेमाल करना है। इंक्लूड मल्टीपल ऑप्शन, और ये ज्यादा ऑप्शन को इस्तेमाल ऐड करने के लिए यूज होता है। इसी तरह, while using the correlative conjunction, place the correlative word immediately before the word that need to connect। ठीक है, उसी वर्ड से ही पहले डालें जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आइदर सेल इट और रेंट इट। ठीक है, अब देखें आगे, इसको देखें। नॉट ओनली आई एम डन Not only am I done cooking the meal, but I have also done cleaning my kitchen. Both my mother and brother are engineers। देखें, कौन उसी चीज के बाद लगाया है तो तब ये कनेक्ट हो। देखें, सेल इट और रेंट इट, तो ये एक ही चीज के लिए सेल इट या रेंट इट, या तो इसको बेच दो या फिर इसे
किराए पे दे दो। नॉट ओनली आई एम डन, बट देखें बट आई हैव आल्सो डन, ठीक है, वही सेम चीज। कंजंक्शन का क्या काम होता है, एक दूसरे के साथ चीजों को मिलाना। अब देखें जरा, कंप्लीट द ईच सेंटेंस यूजिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम द parenthesis. I visit the बादशाही मास्क वेन एवर आई गो टू लाहौर। तो वन वेन एवर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक हैबिट बता रहा है, आई विजिट, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें वेयर एवर आ नहीं सकता क्योंकि वो जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और लाहौर हमें बताया गया है, वेयर एवर तो होता है किसी भी जगह पे लिए, तो वंस का वंस भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारे पास वेन एवर ही बचता है। इसी तरह दिस इज द प्लेस वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड, ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड, ठीक है, प्लेस के लिए वेयर होता है, अगर टाइम की बात हो रही होती तो हम व्हेन लगाते। और इसी तरह यू विन द फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव प्राइज, इफ यू विन द फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव द, तो जब अगर मगर की बात आ जाए तो इफ आता है। यू वोंट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी, ठीक है, अनलेस यू स्टडी, तो यहाँ पे अनलेस आता है। इसी तरह देखें, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन इन जून इन जुलाई। अब देखें आइदर और आर का ही ऑप्शन आएगा, दो आपके पास जब ऑप्शन हो तो आइदर और आर हम पढ़ चुके हैं। आई एम फीलिंग हैप्पी सैड आई ट्राई टू, अब इसमें क्या आएगा, वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी और सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वही, जब वेदर और आर, आइदर और आर दोनों एक जगह आज आ सकते हैं, वेदर की जगह आप लगा सकते हैं। अब देखें थर्ड को, देखें फ्लावर्स ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग द वार्म वेदर, बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग द वार्म वेदर। ये जो इसने स्पेस दी हुई है ये ऐसे ही इसने दी हुई है मेरे ख्याल में, ये ये भी टाइपिंग एरर है। इसी तरह इट्स गोइंग टू रेन स्नो टुनाइट, क्या आएगा, इट्स आइदर गोइंग टू रेन और स्नो टुनाइट, आज या तो बारिश होगी या फिर ये होगा। इसी तरह माई कार हैज अ रेडियो, ये भी हमने कंप्लीट करने हैं, एंड अ सीडी प्लेयर, ठीक है, दो चीजों को मिलाया जाए। डू यू लाइक चॉकलेट आर वनीला आइसक्रीम बेटर, ये वही ऊपर वाले एग्जांपल्स है, अगर देखें तो थोड़ा सा उनको मोल्ड करके लिखा गया है। आई हैव टू गो टू वर्क एट 6 सो आई एम वेकिंग अप एट 4, सो आ गया। इसी तरह नादिया डजंट लाइक टू ड्राइव शी टेक्स द बस एवरीवेयर, सो आएगा इधर भी। पंक्चुएट द लाइन्स, पंक्चुएशन अगर है तो ये नीचे दी गई है। व्हाट डज द चार्ज लुक लाइक, ये क्वेश्चन है और इन्वर्टेड कामाज में आएगा माई हस्बैंड आस्क्ड, ठीक है, कामा आएगा और एंड पे फुल स्टॉप। लारी, जब किसी को आप एड्रेस करते हैं तो उसके बाद आप क्या अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। व्हाट्स हिज अदर नेम, उसका दूसरा नाम क्या है, फिर वो इन्वर्टेड कामाज में ही इज़ बिगर देन मी, ठीक है, दोबारा इन्वर्टेड कामाज में लारी सेड। और ही डजंट, आपको रूल्स पढ़ाए गए होंगे 10th क्लास में नरेशन के कि इन्वर्टेड कामाज में कौन सी चीज़ आती है, ठीक है, ही डजंट हैव एनी रबर्स एंड ही डजंट एवर वेयर जैकेट, तो ये भी क्या आएगा, इन्वर्टेड कामाज में आएगा। गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, कैजुअल का क्या होगा, फॉर्मल होगा, फ्रेश का क्या होगा, स्टेल होगा, फ्रेश खाना होता है या फिर जो बासी खाना होता है उसे स्टेल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह विस्पर का क्या होगा, शाउट, विस्पर का मतलब होता है कान में सरगोशी करना, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। डिप्राइव का क्या मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से महरूम कर देना। प्रोवाइड का क्या मतलब होता है किसी को कोई चीज़ मुहैया कर देना। क्विकली का क्या मतलब होता है जल्दी, स्लोली, और इसका एंटोनिम हो जाएगा। वाइडेंट का क्या मतलब होता है वसी, खुला। नैरोड का क्या मतलब होता है तंग। तो एक बात हमेशा याद रखें, कभी कभी हमें सिनोनिम जब दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैजुअल आया है, अगर इसी तरह मेरे पास इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मल भी दिया गया है, फॉर्मेलिटी भी दिया गया है, इसी तरह कुछ दिए गए हैं, तो एक बात याद रखा करें, जो वर्ड आपको दिया गया है उसको देखा करें वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वो नाउन है तो उधर भी नाउन सिलेक्ट किया करें, वो वर्ब है तो उधर भी वर्ब सिलेक्ट किया करें, वो एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव सिलेक्ट किया करें। तो ये टेक्निक हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी वर्ड एक जैसे दिए गए हों तो फिर आपने उसका ये ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करके आपने देखना है कि ऊपर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया, नीचे आपने वही सिलेक्ट करना है। अब ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है, होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़े रखना, ठीक है, होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है पकड़े रखना। होल्ड ऑन आई एम कमिंग,
होल्ड फास्ट का क्या मतलब होता है? जी, होल्ड फास्ट का क्या मतलब होता है? मजबूती से। होल्ड फास्ट द रोप, रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। कीप ऑन डूइंग का क्या मतलब होता है? जारी रखना। कीप ऑन वर्किंग, यू आर ऑलमोस्ट डन, अपना काम जारी रखो, आप तकरीबन कर चुके हैं। और कीप आउट का क्या मतलब होता है? बाहर रखना। कीप आउट ऑफ माई रूम, ठीक है, मेरे रूम से बाहर रहो। इसी तरह कीप ऑन का क्या मतलब होता है? जारी रखना। कीप ऑन वॉकिंग, वॉकिंग जारी रखो। इसी तरह लेट डाउन का क्या मतलब होता है? लेट डाउन का मतलब होता है नाकाम करना। यू लेट मी डाउन, तुमने मुझे नाकाम कर दिया। लेट इन का क्या मतलब होता है? अंदर आने की इजाज़त देना, लेट हिम इन। और इसी तरह लेट गो का क्या मतलब होता है? छोड़ना। लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो। लेट लूज का क्या मतलब होता है? आज़ाद करना। लेट द बर्ड लूज, परिंदे को आज़ाद कर दो। ठीक है, अब ये देखें, राइट अ कोहेरेंट पैराग्राफ अबाउट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू विटनेस सच एज अ मैच और एक्सीडेंट रोड रेल, हाउ टू राइट। ठीक है, तो ये इस पे पैराग्राफ आपने लिखना है। हाउ टू राइट अ स्टोरी इन 5 स्टेप्स। कैसे लिखनी है आपने स्टोरी? पहले फाइंड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का क्या मतलब है? जो चीज़ आपको पसंद हो। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है कोई चीज़ तो सब जाहिर सी बात है उसको आप करेंगे खाक। तो फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग इज कमिंग अप विद द आइडिया। पहले आइडिया ढूंढें, फिर ब्रेनस्टॉर्म, फिर उसके बारे में सोचें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ सोचने, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने को ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद आउटलाइन बनाएं। नेक्स्ट क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द स्टोरी। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट का मतलब होता है उसे एक रफ स्केच पे लिखें। ठीक है, रिवाइज एंड एडिट योर स्टोरी, पहले उसे लिखें और फिर एडिट करें। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि जब आप अपना काम किसी और पेपर के अलावा लिखने चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा स्टोरी लिखें, फिर उसको एडिट करें, री एडिट करें, प्रूफ रीड करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हैं, अगर कोई स्टोरी राइटिंग में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो आगे देखें, राइट अ स्टोरी ऑन योर ओन यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड as first, next, then, after, the finally to describe the sequence of the events in a story. Also incorporate the following model verbs in your sentences. ये मैंने लिखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। खैर मैं पढ़ देता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि वीडियो लेंथी हो रही है तो काइंडली आगे कर लें, आगे फिर आप देख लीजिएगा। फर्स्टली एमली हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द सी एंड इट्स सीक्रेट। सबसे पहली बात यह है कि एमली जो है हमेशा उसे इस चीज़ का शौक रहा है कि वो समंदर पे जाए और समंदर के राजों को जाने। शी कैन सेल अ बोट एक्सपर्टली एंड नेविगेट थ्रू द, बल्कि मैं ये अंडरलाइन करता जाता हूँ जो जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, फर्स्टली, ठीक है, तो इसी तरह शी कैन सेल अ बोट, अब देखें कैन भी आ गया इसमें मॉडल वर्ब। ठीक है, अ बोट एक्सपर्टली एंड नेविगेट थ्रू द ट्रीचरस वाटर। ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से चला सकती है, बोट अच्छे तरीके से कश्ती वो चला सकती है और पानी के धोखे से, पानी की, यहाँ पानी के ट्रीचरी किसको कहते हैं? धोखा देने को कहते हैं। तो यहाँ पानी के धोखे का क्या मतलब है? वेव्स वगैरह, लहरों को देख के चलना। वन डे शी स्टम्बल्ड अपॉन एंड ओल्ड मैप दैट could लीड her to the hidden island। तो एक दिन वो इधर उधर हो गया उससे रास्ता और वो किसी हिडन आइलैंड पे चली गई, एक ऐसे जजीरे पे चली गई जो उसे पता नहीं था। इसी तरह नेक्स्ट को देख लें, एमली गैदर। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड आप देख लीजिएगा, मैं 5 सेकंड यहाँ पे ये स्टे करता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज करता हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं। ये देन आ गया, तो बीच बीच में भी दिए हुए हैं, मॉडल वर्ब्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इधर सडनली आ गया, ये सारी चीज़ें, आफ्टर अ फ्यू मिनट आ गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये लास्ट पेज है, इसको देख लें। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, अ बुक रिव्यू एंड अ बुक रिपोर्ट। हाँ, रिव्यू और रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है इसको ज़रा देखते हैं हम। ये देखें ज़रा, पहले तो इसका फीचर देखें, बुक रिव्यू क्या होता है, फिर बुक रिपोर्ट क्या होता है। एक बात याद रखें, बुक रिव्यू क्या होता है? टू इवेल्युएट द क्रिटिक, इवेल्युएट एंड क्रिटिक अ बुक। क्या होता है? किसी भी
इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? तज्ज़िया करना, क्रिटिक का क्या मतलब होता है? तनकीद करना। और बुक रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? टू समराइज़ एंड इन्फॉर्म अबाउट अ बुक। इसमें आपने समरी लिखनी होती है, इसमें आपने तनकीद नहीं करनी होती और ना ही उसका तज्ज़िया करना होता है। रिपोर्ट में सिर्फ़ उसी चीज़ की समरी लिखनी होती है, कंटेंट। अब देखें बुक रिव्यू में क्या होता है, या तो समरी होती है या इसमें एनालिसिस भी हो सकता है और इसमें ओपिनियन भी होती है। समरी के बाद आप एनालाइज़ करते हैं कि उसने अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, दरमियाना लिखा है, लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल की है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, और फिर आप अपनी ओपिनियन देते हैं कि ये इस तरह इसने लिखा है लेकिन इस तरह होता तो बेहतर होता। लेकिन बुक रिपोर्ट में क्या होता है, समरी होती है, मेन आइडिया होता है या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। फिर इसमें देखिए बुक रिव्यू में जो आपकी ऑडियंस होती है, जिनके लिए आप लिख रहे होते हैं, वो जनरल होती है। आपको पता होता है कि ये मैं बुक पे रिव्यू तो लिख रहा हूँ, इसे पूरी दुनिया ने पढ़ना है। लेकिन जो बुक रिपोर्ट होती है, ये किसके लिए होती है? या तो टीचर्स के लिए होती है या प्रोफ़ेसर के लिए होती है या क्लासमेट के लिए होती है। तो हमेशा इसलिए यहाँ पे वोकैब्युलरी का भी फिर डिफरेंट आ जाता है। जब आप आम लोगों के लिए लिखते हैं, तो आपके अल्फ़ाज़ कुछ और होते हैं, जब आप टीचर्स वगैरह के लिए लिखते हैं, तो आपके अल्फ़ाज़ कुछ और होते हैं। टोन क्या होगी? पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप रिव्यू लिख रहे हैं, आपकी ज़ाती एक ओपिनियन है, तो वो क्या हो जाएगी? सब्जेक्टिव, ज़ाती को कहते हैं। तो आपकी एक ज़ाती राय होगी उसके बारे में। लेकिन बुक रिपोर्ट में आपने ऑब्जेक्टिव रहना है और अनबायस्ड रहना है। आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा ये ख़्याल है, होना ये चाहिए था। ठीक है? आपने बस जो लिखा हुआ है उसी को बताना है। लेंथ क्या है? वेरीज़ डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन। ठीक है? ये डिफरेंट हो सकती है। लेकिन बुक रिपोर्ट के लिए क्या है? टिपिकली 1 और 2 पेज। तो सेम वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। मैं थोड़ा-सा और ऊपर भी ये जो टेबल दिया गया है, ऊपर भी इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? ये सारी भी इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है। नीचे मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ लोगों के वो कमेंट्स आते हैं कि एक्सप्लेन कर दिया करें। अ बुक रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ बुक। ठीक है? आपका उसका तनकीदी नुक्ता नज़र से आप उसका तज्ज़िया करते हैं। इट शुड प्रोवाइड अ समरी ऑफ द प्लॉट, कैरेक्टर एंड थीम्स। ठीक है, ये क्या-क्या प्रोवाइड करती है? समरी करती है, प्लॉट करती है, कैरेक्टर और थीम्स, एज़ वेल एज़ एनालिसिस ऑफ द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल, और फिर उसका राइटिंग स्टाइल भी बताते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के उसमें क्या-क्या, एंड देयर ओन ओपिनियन ऑफ द बुक, के आपकी अपनी राय क्या है उस बुक के बारे में। तो स्टेप्स टू राइट अ बुक स्टोरी। ठीक है, ये स्टेप है, स्टार्ट विद अ स्ट्रांग इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, इसके कैची सेंटेंस से शुरू करें ताकि लोगों को पढ़ने का दिल करे। कभी भी आपने स्टोरी अगर शुरू करनी हो तो कैची सेंटेंसेस से शुरू की जाए। प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्लॉट। तो जाहिर सी बात है, प्लॉट की थोड़ी सी समरी भी बता दें। एनालाइज द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल। इस बात का तजिया करें कि उसने कैसा लिखा है और कैसा होना चाहिए था। डिस्कस द बुक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि उसमें कौन से स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी वीकनेसेस हैं। गिव योर ओन ओपिनियन। और इसी तरह बुक रिपोर्ट जो होती है, ये समरी ऑफ द बुक होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आथर, टाइटल और प्लॉट, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। इसमें आप अपनी ज़ाती राय नहीं देते। ये वही चीज़ है सेम जो हमने अभी टेबल में पढ़ी है। ठीक है? होपफुली आप लोगों के लिए मैंने चीज़ आसान की होगी। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को ऐसा फ़ील किया कि कोई भी चीज़ मैंने ईज़ी कर दी है, तो लाइक और शेयर मत कीजिएगा। और ऑलवेज़ योर आइडियाज़ आर वेलकम। अगर आपको लगता है कि कुछ किसी तरह भी वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।